हाय स्टूडेंट, मैं आज 10th क्लास का मैथ का चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण जो शुरू करने वाला हूँ। ध्यान देंगे इस चीज को। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते क्या हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो वैसे होते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को जब एक साथ लेने पर जो युग्म बनता है तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। जब दो चर वाले चर संख्या और अचर संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हम लोग को जानने होंगे। तो चर संख्या यानी जिसमें कोई लेटर लगा हो, जैसे 2x 3y a b, यानी जिसमें लेटर लगा हो वो चर संख्या होती है, और जो जिसमें लेटर नहीं लगा हो वो अचर संख्या होती है। दो चर संख्या का मतलब दोनों अलग अलग चर संख्या। जैसे अगर 3x एक है, एक 4y हो गया, एक 5x है, एक 3y हो गया, ऐसे करके होते हैं। तो दो चर वाले अलग अलग अगर रैखिक समीकरण युग्म अगर एक साथ अगर लिया जाता है तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। जैसे x + y = 6 और x - y = 2। अब हम लोग को ये जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रायः जो होते हैं वह ax + by + c = 0, जहां a का मान जो होता है 0 के मान के बराबर नहीं हो और b का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो उस रूप में रैखिक समीकरण युग्म को लिखा जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जाते हैं तो हल करने की कई विधियां होती है। जैसे आलेखीय विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, ब्रजगुणन विधि होती है। तो अलग अलग विधियां हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इन चीजों के बारे में हम लोग को जान लेना आवश्यक है। तो इस चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर रहे हैं तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर ऐसे तीनों मान अगर बराबर आते हैं, यानी a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान, तीनों का मान अगर इक्वल है, मतलब तीनों का मान एक समान है, तो वैसे समीकरण को जब अगर हल करेंगे तो उसका हल जो होगा अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब जितना हल निकालना चाहेंगे उतना हल निकल जाएगा। उसकी रेखा जो होगी वह संपाती होगी। रेखा संपाती का मतलब कि एक ही रेखा होगी और दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है, वो दोनों के जो x और y के जो बिंदु हैं वो एक रेखा पर ही होंगे और इसके युग्म जो होंगे वो संगत होंगे। संगत का मतलब इसकी रेखा जो होगी आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी। और ये अगर इसकी बात करें a1/a2 और b1/b2, ये अगर दो मान आपस में बराबर है लेकिन ये तीसरा मान अगर बराबर नहीं है तो उस वैसे स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होता। रेखा जो होती है वह समानांतर होती है। समानांतर का मतलब इस प्रकार से होती है, यानी एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करे, कहीं आपस में मिले नहीं। और उसका युग्म जो होता है असंगत होता है। असंगत क्यों होगा? क्योंकि ये रेखा जब आपस में नहीं मिलेगी तो युग्म क्या होगा? असंगत होगा। अगर तीसरे की बात करें कि a1/a2 और बराबर नहीं हो b1/b2 के मान के, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं, तो निकाय का जो हल होता है, समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि अद्वितीय हल का मतलब जिसका एक हल ही निकल पाता है, एक से ज्यादा हल उसका नहीं निकल सकता, तो उसको अद्वितीय हल होता है। रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। रेखा प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि जैसे उसकी जो अगर आलेखीय विधि से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगी और इसका जो युग्म होगा वह संगत होगा। जब क्रॉस करेगी आपस में, अगर रेखा दोनों मिल रही है तो युग्म जो होंगे वह संगत होंगे। अब आइए, अब हम एक एग्जांपल के हिसाब से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होता क्या है। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर मुझे नहीं मालूम है तो हमें इस चीज के बारे में जानने की कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए मैं एक बात बताता हूं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान आप कैसे निकालेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 4x + 3y = 11 और 4x - 3y = 5। अब ये दो रैखिक समीकरण आ गए। जैसे ये फर्स्ट समीकरण हो गया और ये आपका सेकंड समीकरण हो गया।
तो अगर हम इसका a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालने की बात करें तो a1 बटा a2 का मतलब होता है ये फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट जो चर संख्या है इसका मान, तो इसका मान कितना है, तो इसका मान 4 है और उसके नीचे वाला का मान 4 है। b1 बटा b2 का मान निकाले तो इसका मान 3 है, नीचे वाला का मान -3 है। c1 बटा c2 का मान निकाले तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5। अब हम लोग को ध्यान देना होगा, अगर कहीं भी अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 4 नहीं है, केवल x है, तो यहाँ पे हमारा a1 का मान हमारा हो जाएगा 1। अगर कोई चर अंक या कोई लेटर है a b c d e f g h i j k कोई भी लेटर है और उसके पहले कोई अंक नहीं लिखा है तो उसका मान जो होता है वो 1 हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, अब इसको हल की प्रकृति निकालने के लिए जानना है कि इसका हल कैसा होगा, रेखा कैसी होगी और जुग्म इसका कैसा होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम तीनों को इक्वल के रूप में पहले लिख लेते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब हमें एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो हमने मान लिखा है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखेंगे a1 बटा a2 का मान हमारा है 4 बटा 4 और b1 बटा b2 का मान है 3 बटा -3। ये दोनों एक जैसा है या नहीं, एक समान है नहीं, तो ये बराबर के जो चीज है उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब फिर c1 बटा c2 का मान देखेंगे, ये जो मान है इसके मान के बराबर है नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे जब फॉर्मूले है तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब इसका सिंगल हल निकलेगा, x का एक मान निकलेगा और y का भी एक मान निकलेगा। अगर इसका रेखा की बात करें तो रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, काटेगी। और इसका जुग्म की बात करें तो जुग्म जो होगा संगत होगा। संगत का मतलब एक दूसरे कहीं ना कहीं रेखा आपस में मिलेगी। अब हम लोग को ये चीज ध्यान देने होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कई सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं इस प्रकार से, और आपको कहा जाता है कि निम्न प्रश्नों में बताएं कि रेखा कैसी होगी, यानी रेखा की प्रकृति बताना है। तो रेखा की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। फिर इस रूप में ले लेंगे, जिस रूप में आया आपका बराबर आया, जो 3 तरीके होते हैं जो कि मैंने पीछे आपको बता रखा है। और अगर जिस प्रकार से आए तो उस प्रकार से, जैसे अगर इस प्रकार के फॉर्मूले आते हैं तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अगर तीनों बराबर आते हैं तो रेखा जो होगी समपाती होगी। 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है तो फिर रेखा क्या होगी, समांतर होगी। अगर हम किसकी बात करें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम आप लोगों को होमवर्क बनाने के लिए इस आधार पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें आप लोगों को निकालना होगा कि उसके हल कैसा होगा, रेखा कैसी होगी और जुग्म कैसा होगा। ये मैं आपको बनाने के लिए घर से आपको पिक के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। अब चलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म को हल करने की विधि है। अब इसको मान अगर निकालना है, x y का हम लोग को मान निकालना है, तो इसको हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म को हल करने की विधि, हल करने की अगर विधि की बात करें तो हल करने की इसकी 4 विधियां होती है। पहला जो विधि होती है वो होती है आलेखीय विधि। दूसरी जो विधि होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी जो विधि होती है वो होती है विलोपन विधि। और चौथी जो होती है वो होती है ब्रजगुणन विधि। ये बात को आप एक बात को आप ध्यान में रखोगे कि ये किसी भी विधि से आप बना रहे हो, तो चाहे वो आलेखीय विधि से आप बना रहे हो या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या ब्रजगुणन विधि से, किसी भी विधि से बना रहे हो, तो सबसे पहले आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल करके ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी हल कैसी होगी, उसकी रेखा कैसी होगी और उसका जुग्म कैसा होगा, क्योंकि ये निकालने के बाद हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए हम आज सबसे पहले हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर आलेखीय विधि क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आलेखीय विधि बनाने के लिए आपके पास ग्राफ की कॉपी होनी चाहिए, तो इस पर चूंकि संभव नहीं है, उतने तरीके से आ भी नहीं सकता। मैं नेक्स्ट क्लास जब आपका लूंगा, जैसे आपका क्लास ओपन होगा, मैं आपको उस क्लास में बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि होता क्या है और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हल किए जाते हैं, इस सब चीजों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे इजी में क्वेश्चन एक लेता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और यहाँ पे ले लेता हूँ 6x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये अब मैं समीकरण 1 मान लेता हूं और ये समीकरण आपका 2 हो गया। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटा a2 का मान होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 बटा 6। b1 बटा b2 का अगर मान निकाले तो b1 बटा b2 का मान हो जाएगा हमारा 3 बटा 4 और c1 बटा c2 का मान निकाले तो c1 बटा c2 का मान हो जाएगा 5 बटा 10। अब हम लोग इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया हूँ कि a1 बटा a2 की प्रकृति जानने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग a1 बटा a2 तीनों को इक्वल के रूप में पहले लिखेंगे, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। और अब ये ध्यान देंगे, ये जो मान है इस मान के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर ये मान इस मान के बराबर है, नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो इसका हल कैसा होगा बाबू, तो निकाय का जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, वह 3 तरीके बताए कि निकाय का हल किस स्थिति में कैसा हल होगा, अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कैसे होगा और कोई हल कैसे होगा। तो अगर ऐसे फॉर्मूले हमारे प्राप्त हो रहे हैं तो निकाय का कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब हुआ, ये फर्स्ट समीकरण हम लोग लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई यहां देंगे, ये जो फर्स्ट अंक है वो ऐसे ही नोट कर लेंगे और इक्वल का चिन्ह लगा करके ये 5 आपका नोट हो जाएगा। ये प्लस है तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, ये बेसिकली चीज है कि अगर कोई बराबर के चिन्ह के पहले अगर प्लस का चिन्ह है और बराबर के बाद भेजना है तो माइनस में हो जाता है, माइनस का चिन्ह है तो प्लस में हो जाता है, गुना का चिन्ह है तो भाग में हो जाता है और भाग का चिन्ह है तो गुना में हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस 3y है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 3y। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ये 2x का मतलब हुआ 2 में 1 से गुना, तो ये गुना है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग होगा। भाग करने के लिए क्या करेंगे, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 3y बाई 2, यानी यहाँ पे जो भी अंक होगा वो बटा के आपके नीचे आ जाएगा। ये आपका हो गया आपका समीकरण 3। यहां तक आपको कोई दिक्कत, फिर से हम इस चीज को समझते हैं। अभी जो मैं आपको हल करने के तरीके बता रहा हूँ ये प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 6x प्लस 4y इक्वल टू 10। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। a1 बटा a2 का मान आपका कितना है, ये जो फर्स्ट मान होता है a1 बटा a2 का मान होता है 2 बटा 6 हो जाएगा। सेकेंड वाला जो मान होता है वो b1 बटा b2 का मान होता है, ये 3/4 हो जाएगा। और थर्ड वाला c1 बटा c2 का मान होता है यानी 5/10 वाला। अब मैं आपको बताया कि तीनों को पहले बराबर के रूप में लिख देना है और फिर यहाँ पे देखना है कि ये दोनों मान एक जैसा है कि नहीं है तो बराबर की चीज को क्रॉस कर देंगे। फिर ये दोनों मान एक जैसा है कि नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो ऐसी स्थिति आएगी तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हो कि ऐसी स्थिति में निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल होगा यानी इसका हल निकलेगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 से निकालेंगे, यानी समीकरण 1 से शुरू करेंगे। कोई जरूरी नहीं, आप समीकरण 2 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, हम अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हम केवल अद्वितीय हल आने की स्थिति में ही हम इसका हल निकालेंगे, अन्यथा अनेक हल आने पर या कोई हल नहीं आने पर इसका हल नहीं निकलता है। तो अद्वितीय हल आए
तो समीकरण 1 से जब चले तो समीकरण 1 यहाँ मैंने नोट डाउन किया 2x + 3y = 5। फिर आपका ये 2x वैसे ही नोट कर लिए, ये इक्वल टू का 5, ये प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो -3y। फिर यहाँ पे आपका 2x का मतलब हुआ 2 में 1 से गुना, तो उधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब होता है बटा के नीचे। अब इसके आगे देखिए करना क्या है। अब इसके आगे करने के लिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हम नोट करेंगे 6x + 4y = 10। ये हमारा समीकरण 2 है, यहां वाला, ये नोट कर लें। और इसमें हम लोग को 3 का मान रखना है। 3 का मान रखने का मतलब ये x, जहां भी इस समीकरण में x लिखा हुआ है, x के बदले में आपको इतना नोट करना है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, ये x के बदले में मैं जब भी मान रखूंगा ब्रैकेट में रखूंगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 - 3y/2 + 4y = 10। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर दो अंकों के बीच में कोई सिंबल नहीं रहता है, यानी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना पड़ता है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलिए इसको गुणा करते हैं। तो ये पहले 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, माइनस, ये माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। ये 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और फिर ये बटा के नीचे 2 है तो 2 कटते हुए जाएगा, और फिर भी ये प्लस का चिन्ह, ये 4y और = 10। अब इसके आगे क्या करना है, जैसा कि हम लोग बेसिकली जानते हैं, इसके आगे बटा का जोड़ बनाना है। अब बटा का जोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, लिखेंगे नहीं, मैं आपको लिखा हूं समझाने के लिए, मान लेंगे और फिर इसका हम लोग बटा का जोड़ बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो नीचे वाला का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम। लघुत्तम निकालने के लिए 2 1 का लघुत्तम कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये 2, ये फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, इससे भाग लगाते हैं, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 में इसके ऊपर वाले ये दोनों वाले में हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 में किसी चीज से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, तो फिर मैं उसको ऐसे ही उतार दूंगा, यानी 30 में 1 से गुना करूंगा 30 हो जाएगा, और 18 में 1 से गुना करूंगा 18 हो जाएगा। ये आपका प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका 1 है, 1 का पहला कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, यानी 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा। 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8 = 10। अब देखिए क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये 30 आपका वैसे ही हो जाएगा, ये ऊपर वाला जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे नोट कर लेना है। अब हम लोग को क्रॉस गुना करना है, अगर इसके बटा के नीचे रहता तो इसके नीचे वाला में इस ऊपर वाला से गुना करना होता, और इस नीचे वाला में इस ऊपर वाला से, यानी क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 में 10 से गुना करेंगे तो 2 × 20 हो गया आपका। अब आइए, अब इसके आगे क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 30। अब ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और सिंबल किस चीज का होता है, तो जो बड़ा अंक होता है उसका सिंबल होता है। तो ये दोनों में माइनस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होने का मतलब घटाया जाएगा, लेकिन सिंबल किस चीज का रहेगा, जो बड़ा अंक होगा। ये दोनों में बड़ा अंक कौन है, 18 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके लगाएंगे, और फिर बड़ा में से छोटा अंक होगा घटा लेंगे, 18 में से 8 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10y = 20। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चर अंक है उसको वैसे ही छोड़ देना है, -10y वैसे ही छोड़ देंगे। ये 30 के पहले, यानी ये अचर अंक को अब अचर है, यानी एक समान चर अंक को एक जगह और अचर अंक को एक जगह लेके जाना है। तो ये बराबर के बाद आपका 20 है, ये 30 वाला के पहले प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा -10y = -10, यानी 20 में से 30 जाएगा, यानी कम में से ज्यादा जाएगा तो वही है आपका माइनस में आएगा। अब चलिए इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे आपको करने के लिए आपको बता रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका फिर यूज आपको होने वाला है इस क्वेश्चन। तो फिर ये नीचे वाले को यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे आपका कितना है, -10y = -10, तो इसलिए y = कितना हो जाएगा बाबू, ये -10 आपका ये रह जाएगा, और y के बगल वाला जो अंक होगा वो आपके बटा का नीचे आएगा। क्योंकि ये क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये गुना है, -10 में y से गुना है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी बटा के नीचे जाएगा। अब इसको क्या करेंगे,
क्रॉस करेंगे, कितना बार में कटेगा, एक बार में, यानी हमारा y का मान आपका कितना गया, 1 आ गया। अब y का मान 1 आ गया तो अब x का भी मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रख रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 नोट करेंगे। 3 क्या है समीकरण बाबू, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे 5 हो गया माइनस 3, y की जगह पे हम लोग को 1 रखना है। याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का मान रखने के लिए बोलेगा उसका मान हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, और ये बटा के नीचे आपका 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 बटा 2, 5 में से 3 दिया 2, 2 बटा 2 कटा के हो गया आपका 1, यानी आपका जो x का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आपका कितना आया यहाँ पे 1, ये आपका आंसर है। अब रहा बात, अब हम लोग ये कर सकते हैं बाबू कि इस क्वेश्चन को हमने बनाया, कैसे जांच करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। अब इस चीज को जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इस चीज को जांच करने के लिए किसी भी समीकरण को ले लेंगे और उस समीकरण में एक समीकरण या 2 समीकरण, किसी भी समीकरण को ले लेंगे और उसमें x के जगह पे 1 रखेंगे और y के जगह पे 1 रखेंगे, और जो बराबर के बाद वाला जो मान है उस मान का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बराबर के मान के बराबर आ रहा है तो वह सही है, नहीं तो वह गलत है। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इसको, इसे 6x है, जांच कर लेते हैं इसको, प्लस 4y इक्वल टू 10। चलिए यहाँ x बराबर 1 है तो x की जगह हमने 1 रख लिए, y का मान भी हमारा 1 आया है तो y की जगह पे 1 रख लिए, 6 में 1 से मल्टीप्लाई किए 6, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए 4 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। ये दोनों एक जैसा आ गया तो समझिएगा आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। अब रहा बात कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, हल करने के लिए मैं आपको फोटो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा जो आपको होमवर्क करके रखने होंगे, जिसको अगले क्लास में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मिलवा दूंगा। अगर कहीं भी कोई प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, और जहां भी प्रॉब्लम है वहां से आप फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा। जैसा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास सब लोगों के पास है 9708711100। ठीक है, और कोई भी इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो सीधे आप मुझे व्हाट्सएप करें, और कहीं भी कोई परेशानी हो, थोड़े से भी हिचकने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हर संभव सहायता करूंगा, हर समय कोशिश करूंगा कि आपको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। अब मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि हल करने की दूसरी विधि यानी विलोपन विधि के बारे में आपको अगले क्लास में बताऊंगा। चलिए आज तक की पढ़ाई यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में।